हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास सिंपल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, तो वहाँ वो डिपेंड कर रहे थे प्रीफिक्स पे उस स्टेम के ऊपर। इनके रूल्स थोड़े अलग हैं, तो ये रूल भी आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो जी, फ्यूजन का मतलब होता है जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा साइक्लिक रिंग एक से दूसरे के साथ क्या हो, जुड़ी हुई हो, तो उनको बोलते हैं फ्यूजन। तो यहाँ हमारे पास दो या दो से ज़्यादा साइक्लिक रिंग एक दूसरे से क्या होंगी, जुड़ी हुई होंगी, तो उनके नोमेनक्लेचर की बात करनी है, उनके नेमिंग की बात करनी है कि उनकी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको पढ़ेंगे वन बाय वन और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने लिख रखा है, हेडिंग डाल रखी है फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसमें लिख रखा है द फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। कि जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम उनकी नेमिंग करेंगे कुछ रूल्स है उनके अकॉर्डिंग। देखो जी, पहला रूल लिख रखा है मैंने कर रखा था, फर्स्ट द फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम इज डिसेक्टेड इनटू इट्स कंपोनेंट इन विच वन इज बेस कंपोनेंट एंड अदर इज क्या, अटैच कंपोनेंट। ये कह रहा है अगर मेरे पास दो या दो से ज़्यादा साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, तो उसमें एक तो बेस कंपोनेंट होगा और क्या होंगे, अदर कंपोनेंट या अदर अटैच कंपोनेंट होंगे। ठीक है जी। तो उनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि बेस कंपोनेंट कौन सा है, अटैच कंपोनेंट कौन से हैं। ठीक है जी। आगे देखो, दूसरा रूल दे रखा है द कंपोनेंट्स आर गिवन देयर रिकॉग्नाइज ट्राइबल नेम्स। ये कह रहा है कि अगर कोई कंपोनेंट है और उनके जो रिकॉग्नाइज ट्राइबल नेम्स हैं, इफ पॉसिबल विच आर सिलेक्टेड फ्रॉम द टेबल्स ऑफ ट्राइबल्स नेम टेबल 4। कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, कहाँ से देखने हैं, ट्राइबल नेम से हैं जहाँ टेबल 4 में है। ये कह रहा है इफ मोनोसाइक्लिक सिस्टम या कंपोनेंट हैज नो रिकॉग्नाइज ट्राइबल नेम द सिस्टमेटिक नेम इज यूज। ये कह रहा है अगर मेरे पास कोई भी मोनोसाइक्लिक कंपोनेंट है और उसका कोई रिकॉग्नाइज ट्राइबल नेम नहीं है, तो हम उसका जो सिस्टमेटिक नेम है जो हमने पहले किया है इस वीडियो लेक्चर से पहले, उनको यूज में लेंगे। ठीक है जी। आगे देखो, ये कह रहा है बेस कंपोनेंट शुड बी हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। ये कह रहा है कि जो बेस कंपोनेंट है वो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। इफ देयर इज ए चॉइस द बेस कंपोनेंट इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस। ये कह रहा है कि जो बेस कंपोनेंट है मोस्टली हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, और अगर हमारे पास चॉइस है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखेंगे। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे देखेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल रखी है फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम के बाद सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट। हम कैसे कैसे बेस कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, कैसे देखेंगे। तो देखो जी, जो पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट को, वो क्या है, ये कह रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट इज सिलेक्टेड एज ए बेस कंपोनेंट। अगर मेरे पास एक साइक्लिक रिंग तो नाइट्रोजन की है, एक सल्फर की है या ऑक्सीजन की है, तो जो बेस कंपोनेंट रहेगा जिसके अंदर नाइट्रोजन है वो बेस कंपोनेंट का काम करेगा, और जिसके अंदर सल्फर, ऑक्सीजन या कोई अदर एटम है वो किसका काम करेंगे, अटैच कंपोनेंट का काम करेंगे। तो देखो जी, अगर इन दोनों की बात करता हूं, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें क्या है, सल्फर है, तो बेस कंपोनेंट कौन सा, ये है ना जी। इसमें देखो जी, ये नाइट्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो बेस कंपोनेंट कौन सा, ये देखो जी। इसका जो कॉमन नेम है, ट्राइबल नेम है, रिकोनाइज है क्या, पायरेडीन है, और इसका जो रिकोनाइज ट्राइबल नेम है वो क्या है, पायरोल है। तो आपको जो मैंने टेबल 4 सेंड कर दी होगी उसमें देखना आप लोग कि हमारे पास ट्राइबल नेम या कॉमन नेम है, जो उनका स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उनको ट्राइबल नेम और कॉमन नेम दे रखे हैं, आप लोगों को वो याद करने हैं। ठीक है जी। तो इसका जो अगर बेस कंपोनेंट की बात करें तो ये पायरेडीन है, और इसके बेस कंपोनेंट की बात करें तो क्या है, पायरोल है। देखो जी, आगे चलते हैं। देखो जी, आगे लिख रखा है, दूसरा रूल है कंपोनेंट्स विद हेट्रोएटम्स अदर देन नाइट्रोजन। अगर मेरे पास नाइट्रोजन नहीं है और मुझे बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करूंगा, तो ये लिख रखा है कंपोनेंट्स विद हेट्रोएटम्स अदर देन क्या, नाइट्रोजन। इफ नाइट्रोजन इज एब्सेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, नाइट्रोजन एब्सेंट है, द रिंग विद अदर हेट्रोएटम इज सिलेक्टेड एज द क्या, बेस कंपोनेंट। एक रिंग के अंदर तो देखो जी, एक रिंग के अंदर तो कोई भी हेट्रोएटम नहीं है, और एक रिंग के अंदर क्या है, हेट्रोएटम है, तो बेस कंपोनेंट में कौन सी रिंग जाएगी, जिसके अंदर क्या है, हेट्रोएटम है, और इसका कॉमन नेम क्या है, फ्यूरेन है ना जी। अब देखो जी, यहाँ अगर मैं इन दोनों में से बेस कंपोनेंट को सिलेक्ट करूं तो बेस कंपोनेंट में कौन जाएगा, जिसके पास क्या है, हेट्रोएटम है, तो बेस कंपोनेंट में कौन सा जाएगा, थायोपीन जाएगा, और ये बेस कंपोनेंट में नहीं जाएगा। ठीक है जी। इसी का फर्दर आगे है, लिखो इफ बोथ द कंपोनेंट कंटेन्स हेट्रोएटम्स अदर देन नाइट्रोजन द कंपोनेंट विच कंटेन हेट्रोएटम्स अपीयरिंग हाईएस्ट इन टेबल फर्स्ट। जो टेबल फर्स्ट जो हमने बात की थी पहले, जो टेबल फर्स्ट में सबसे पहले होगा, जो टेबल फर्स्ट में सबसे पहले होगा उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे और उसको क्या बनाएंगे, बेस कंपोनेंट बनाएंगे। इस सिलेक्टेड बेस कंपोनेंट, देखो जी ऑक्सीजन और सल्फर
टेबल फर्स्ट में पहले कौन आता है? ऑक्सीजन। तो जो मेरे पास ऑक्सीजन टेबल फर्स्ट में आ रहा है तो ये तो क्या होगा? बेस कंपोनेंट होगा और ये अटैच कंपोनेंट होगा। ये क्या होगा? अटैच कंपोनेंट और ये क्या होगा? बेस कंपोनेंट। देखो जी, बेस कंपोनेंट क्या लिखा? फ्यूरेन लिखा। आया समझ में? तो दो रूल डिस्कस कर चुके हैं। एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन वाला तो बेस कंपोनेंट होगा और दूसरा क्या होगा? अटैच कंपोनेंट होगा। अगर नाइट्रोजन के अलावा कोई हमारे पास है एक के अंदर, एक साइक्लिक रिंग के अंदर तो हेटेरोएटम है और एक के अंदर हेटेरोएटम नहीं है, तो हेटेरोएटम वाला तो क्या होगा? बेस कंपोनेंट होगा और दूसरा क्या होगा? अटैच कंपोनेंट। अगर मेरे पास दोनों रिंग के अंदर हेटेरोएटम है ना, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हम प्रेफरेंस उसको देंगे जो टेबल फर्स्ट में पहले आ रहा है। पहले कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। सल्फर में से कौन सा आ रहा है? पहले ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन तो बेस कंपोनेंट बनेगा और ये क्या बनेगा? सल्फर अटैच कंपोनेंट बनेगा। अब तीसरे रूल की बात करते हैं जी। देखो जी, ये कह रहा है कंपोनेंट विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिंग, एक कंपोनेंट विद एज मेनी रिंग्स एज पॉसिबल सिलेक्टेड एज द बेस कंपोनेंट। देखो जी, यहाँ मेरे पास यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ दो नाइट्रोजन, तो नंबर ऑफ एटम ज्यादा कहाँ है नाइट्रोजन के? यहाँ। तो जो बेस कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारे पास? क्यूनोलिन बनेगा। कौन सा बनेगा? क्यूनोलिन बनेगा। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? एक अगर नाइट्रोजन एटम एक है और एक वैसी रिंग है तो वो बेस कंपोनेंट नाइट्रोजन वाला। अगर सारी रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम है तो जिसके अंदर जितने ज्यादा नाइट्रोजन एटम वही क्या बनेगा? हमारा बेस कंपोनेंट। और दूसरे क्या बनेंगे? अटैच कंपोनेंट। या दूसरी रिंग क्या बनेगी? अटैच कंपोनेंट। ठीक है जी, आगे देखो फोर्थ रूल। देखो ये कह रखा है अगर मेरे पास रिंग है, अनइक्वल साइज की रिंग है, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो ये कहा गया है कि जिस रिंग का साइज बड़ा होगा, जिस रिंग का साइज बड़ा होगा वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास बेस कंपोनेंट होगी। देखो जी, इसमें लिख भी रखा है। फोर्थ रूल है रिंग ऑफ अनइक्वल साइज। ये कह रहा है इफ फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम कंटेन्स रिंग ऑफ अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज की रिंग है, द कंपोनेंट विद द लार्जेस्ट साइज ऑफ द रिंग इज सिलेक्टेड एज द बेस कंपोनेंट। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो रिंग होगी लार्जेस्ट साइज की, उसको क्या सिलेक्ट करेंगे? बेस कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे। देखो जी, ये छोटी ये बड़ी, तो जो इसमें जो बेस कंपोनेंट होगा हमारे पास कौन सा होगा? ये होगा। और ये बेस कंपोनेंट नहीं होगा, ये क्या होगा? अटैच कंपोनेंट होगा। देखो जी, इन दोनों में बात करता हूँ। बेस बड़ी रिंग कौन सी है? ये है। छोटी रिंग कौन सी है? ये। तो बेस कंपोनेंट कौन सा होगा? ये होगा। ये नहीं होगा। तो देखो जी, इसमें तो जो हमारे पास बेस कंपोनेंट है वो थाइपीन है और इसमें हमारे जो बेस कंपोनेंट है वो क्या है? पायरेन है। क्या है? पायरेन है। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? अब देखो रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है अगर हमारे पास रिंग ऑफ इक्वल साइज है, अगर हमारे पास इक्वल साइज की रिंग है लेकिन उनके अंदर डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट है, एक के अंदर एक है, एक के अंदर दो है या तीन है, तो जिसके अंदर जितने ज्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट होंगे उसको बेस कंपोनेंट लेंगे, दूसरों को क्या लेंगे? अटैच कंपोनेंट लेंगे। देखो जी, लिख रखा है रिंग ऑफ इक्वल साइज विद डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स। इफ द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग रिंग ऑफ इक्वल साइज विद डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स, द रिंग विद ग्रेटर नंबर ऑफ हेटेरोएटम ऑफ एनी काइंड इज कंसिडर्ड एज क्या? बेस कंपोनेंट। क्या कंसिडर करेंगे उसको? बेस कंपोनेंट कंसिडर करेंगे। ये कह रखा है अगर मेरे पास इक्वल साइज है, डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरोएटम है हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर, तो इक्वल साइज है विद डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरोएटम, तो द रिंग विद ग्रेटर नंबर ऑफ हेटेरोएटम, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हेटेरोएटम होंगे वो हमारे पास बेस कंपोनेंट का काम करेगा। देखो जी, अगर मैं बात करूँ, ये पायरोल है, ये ऑक्साजोल है, तो जो मेरे पास बेस कंपोनेंट होगा, यहाँ भी एक नाइट्रोजन, यहाँ भी एक नाइट्रोजन, लेकिन ज्यादा कहाँ है? यहाँ। तो ये तो बेस कंपोनेंट का काम करेगा। ये किसका? अटैच कंपोनेंट का काम करेगा। सिंपल सा रूल है, जिसके पास जितने ज्यादा हेटेरोएटम होंगे वो बेस कंपोनेंट का काम करेगा, दूसरा क्या करेगा? अटैच कंपोनेंट का काम करेगा। ठीक है जी, चले आगे। देखो छठा रूल, रूल नंबर 6। देखो रूल नंबर 6 में लिख रखा है रिंग्स ऑफ इक्वल साइज विद इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट हेटेरोएटम। ये कह रहा है रिंग का इक्वल साइज होगा, इक्वल नंबर ऑफ हेटेरोएटम होंगे। इफ बोथ द कंपोनेंट कंटेन्स रिंग ऑफ सेम साइज विद इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट हेटेरोएटम, द कंपोनेंट कंटेनिंग रिंग विद ग्रेटेस्ट वेराइटी ऑफ हेटेरोएटम इज सिलेक्टेड एज द क्या? बेस कंपोनेंट। ये कह रहा है जिसके पास ग्रेटेस्ट वेराइटी होगी, ज्यादा वेराइटी होगी किसकी? हेटेरोएटम की, वो तो किस में जाएगा? बेस कंपोनेंट में। और दूसरा किस में जाएगा? अटैच कंपोनेंट में। देखो जी, यहाँ दोनों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो वेराइटी ज्यादा कहाँ? यहाँ। तो ये किस में जाएगा? बेस कंपोनेंट में। और ये किस जाएगा? अटैच कंपोनेंट में। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूँ, डिस्कस करूँ, तो इसमें तो बेस कंपोनेंट में जाएगा वो ये, अटैच कंपोनेंट में जाएगा वो ये। ठीक है जी, अब आगे देखो, ये भी तो हो सकता है ना, दो इस नाइट्रोजन की जगह कोई और दूसरा एटम आ जाए, सेम साइज डिफरेंट हेटेरोएटम, ये भी तो केस हो सकता है। देखो तो आगे लिख रखा है मैंने, इफ टू हेटेरोएटम्स ऑफ सेम ग्रुप आर प्रेजेंट, द कंपोनेंट कंटेनिंग द रिंग विद हेटेरोएटम्स अपीयरिंग इन टेबल फर्स्ट इज प्रिफर्ड एज द बेस कंपोनेंट। आ रहा है कुछ समझ में? देखो जी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कॉमन हो गया, ऑक्सीजन सल्फर टेबल फर्स्ट में पहले कौन आता है? ऑक्सीजन या सल्फर? ऑक्सीजन। तो कौन सा बनेगा?
ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो बेस कंपोनेंट में कौन सा जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। यही तो लिख रखा है, जो टेबल फर्स्ट में अपीयर होंगे उसके अकॉर्डिंग करनी है। देखो जी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कॉमन हो गया, सल्फर सेलेनियम पहले कौन जाता है, टेबल फर्स्ट में पहले कौन आता है, सल्फर। कौन सा होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। आया समझ में कुछ? हाँ जी, ये कहा है अगर टू हेटेरोएटम्स है सेम ग्रुप के प्रेजेंट है, द कंपोनेंट कंटेनिंग द रिंग विद हेटेरोएटम्स अपीयरिंग इन टेबल फर्स्ट इज प्रिफर्ड एज द बेस कंपोनेंट। जो अगर मेरे पास सेम रिंग है और सेम डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हम अकॉर्डिंग देखेंगे टेबल फर्स्ट के। जो टेबल फर्स्ट में पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंस देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या सेलेक्ट करेंगे, बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं रूल नंबर 7, लास्ट रूल है बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करने का। देखो जी, इसमें लिख रखा है हमने कि रिंग ऑफ सेम साइज विथ सेम नंबर एंड सेम काइंड ऑफ हेटेरोएटम। ये कह रहा है कि रिंग का साइज भी सेम हो, सेम नंबर हो और सेम काइंड ऑफ क्या हो, हेटेरोएटम हो। तो उसमें देखो, इफ द कंपोनेंट कंटेन्स रिंग ऑफ सेम साइज विथ सेम नंबर एंड सेम काइंड ऑफ क्या, हेटेरोएटम, the component containing the ring with heteroatoms which have lowest locant is preferred as the base component। देखो जी, ये कह रहा है अगर मेरे पास सेम साइक्लिक रिंग होगी, सेम हेटेरोएटम प्रेजेंट होंगे, तो मैं किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करूंगा, मैं उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करूंगा कि जो मेरे पास लोवेस्ट लोकेंट होएगा। लोवेस्ट लोकेंट का मतलब क्या, लोवेस्ट नंबरिंग दूं, लोवेस्ट नंबरिंग के अकॉर्डिंग करूंगा बेस कंपोनेंट को सिलेक्ट। देखो जी, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो एक दो पे नाइट्रोजन है। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ 1 2 3 4 पे नाइट्रोजन है, तो लोएस्ट नंबरिंग कहाँ आ रही है, लोएस्ट लोकेंट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो बेस कंपोनेंट में कौन सा जाएगा, ये। सीधा सा ध्यान रखना, जिसकी लोएस्ट नंबरिंग, जिन हेटेरोएटम्स को नंबरिंग करने के बाद लोएस्ट नंबर मिले, वो तो बेस कंपोनेंट में जाएगी वो साइक्लिक रिंग तो। और दूसरी किस में जाएगी, अटैच में जाएगी। देखो जी, यहाँ दोनों नाइट्रोजन, यहाँ भी दोनों नाइट्रोजन। नंबरिंग करता हूँ इस रिंग के लिए 1 2 3, और यहाँ से चलता हूँ तो 1 2 3 4, 3 या 4 पे आ रहा है। देखो जी, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2, 1 और क्या 2, तो लोएस्ट नंबरिंग कहाँ मिल रही है, यहाँ। तो बेस कंपोनेंट में कौन सा जाएगा, ये जाएगा ना। तो बेस कंपोनेंट में कौन सा है, पायराजोल है। ठीक है जी, बेस कंपोनेंट में कौन सा है, पायराजोल है। और उसमें हमारे पास अटैच कंपोनेंट में ये चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिलेक्शन था बेस कंपोनेंट का। बेस कंपोनेंट को सिलेक्ट करने के लिए कितने रूल थे, 7 रूल थे। पहला रूल था, अगर मेरे पास किसी भी बेंजीन रिंग के अंदर, पहला जो सिलेक्शन रूल था बेस कंपोनेंट को, किसी भी बेंजीन रिंग के अंदर अगर मेरे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन वाला तो बेस कंपोनेंट में जाएगा, और दूसरा किस में जाएगा, अटैच कंपोनेंट में। ठीक है जी, और दूसरा रूल हमारे पास क्या था, दूसरा रूल ये था, अगर मेरे पास एक तो हेटेरोएटम की रिंग है और एक सिंपल रिंग है, तो हेटेरोएटम वाली रिंग तो किस में जाएगी, बेस कंपोनेंट में जाएगी, और दूसरी किस में जाएगी, अटैच कंपोनेंट में जाएगी। दूसरा रूल में इसी में आगे ये था कि अगर मेरे पास दो रिंग है, दोनों में डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो मैं टेबल फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखूंगा किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, उसको बेस कंपोनेंट में लूंगा, दूसरे को किस में लूंगा, अटैच कंपोनेंट में। फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट किया था कि अगर मेरे पास बहुत सारी साइक्लिक रिंग है और उसमें सेम नंबर ऑफ हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो जिसमें जिस रिंग के अंदर जितने ज्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट होंगे वही क्या होगा, बेस कंपोनेंट होगा। मैं बोलते एक रिंग में तो एक नाइट्रोजन है, दूसरी रिंग में 2 नाइट्रोजन, तीसरी रिंग में 3 नाइट्रोजन है, तो 3 नाइट्रोजन वाली रिंग क्या होगी, बेस कंपोनेंट होगी, और रिंग क्या होंगी, अटैच कंपोनेंट होगी। अब फिर मैंने कहा था उसके बाद अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज है तो जिस रिंग का साइज बड़ा होगा वो किस में जाएगी हमारे पास, वो जाएगी हमारे पास बेस कंपोनेंट में, और दूसरी किस में जाएगी, अटैच कंपोनेंट में। फिर हमने कहा था अगर मेरे पास रिंग है इक्वल साइज के लेकिन डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट है, डिफरेंट क्या है, हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो हम जो नंबरिंग करेंगे उनकी नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास जो जिस रिंग के अंदर डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट है और ज्यादा है, उसको तो हम क्या देंगे, बेस कंपोनेंट बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, हम अटैच कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है जी। अब रूल नंबर 6 ये कहा था अगर हमारे पास इक्वल साइज की रिंग है, इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम है, तो बोथ रिंग है वो क्या कंटेन करेंगी। देखो जी, हमने कहा भी था कि अगर हमारे पास 2 रिंग है और दोनों रिंग में हमारे पास एक में तो नाइट्रोजन है और एक में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन कॉमन होगा, तो और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पहले कौन आता टेबल फर्स्ट में, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को प्रेफरेंस फर्स्ट दूंगा और उसको क्या दूंगा सेकंड। तो जो बेस कंपोनेंट में जाएगा वो कौन सी रिंग जाएगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है जी। और 7वां रूल हमने ये लिखवाया ही था कि अगर हमारे पास 2 रिंग है, सेम नंबर ऑफ एटम है, इक्वल साइज की है, तो उनको किस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे हम लोकेंट के हिसाब से। ठीक है जी। तो ये सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट था। अब तक हमने सिर्फ 3 रूल पढ़े हैं इसके,
3 रूल पढ़े हैं और ये 7 रूल किसके थे? सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट के थे। अब कल हम इसके फर्दर रूल पढ़ेंगे। 9 रूल हैं शायद इसके, 9 रूल तक डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।